Hello students. So today we will do remaining important forces. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने फ्री बॉडी डायग्राम किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था. ठीक है, और उसके बाद फिर हमने उसके कुछ फोर्सेस देखे थे, जैसे रिएक्शन फोर्सेस का हमने उसमें पूरा डिस्कशन किया था. ठीक है, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन आया था, फ्रिक्शन आया था. अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेंशन, कंप्रेशन, स्प्रिंग फोर्स. ठीक है, और थोड़ा सा ये इन फोर्सेस के बारे में करेंगे एंड स्यूडो फोर्सेस का हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे. ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस टेंशन एंड उसके साथ साथ हम कंप्रेशन की भी बात करेंगे. दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है. तो टेंशन और कंप्रेशन, देखो मैंने कॉमन डेफिनेशन यहाँ पर दी है. ठीक है, इट इज़ द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाई टू साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, रॉड भी हो सकता है, रॉड में भी टेंशन एंड कंप्रेशन होता है. स्ट्रिंग में ओनली टेंशन होता है, स्ट्रिंग में कंप्रेशन नहीं होता है. ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स है? दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है, कहां पर एक्सर्ट हो रहा है? इट इज एक्सर्टेड बाय टू साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग एट द गिवन क्रॉस सेक्शन. गिवन कौन सा गिवन? तो जब भी देखो टेंशन पूछा जाता है ना, तो किसी पॉइंट पे पूछा जाता है. जैसे सपोज मैंने ये स्ट्रिंग बनाई है, इस स्ट्रिंग पर यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन जो है उस लोकेशन पर मैं क्या कर रहा हूँ? टेंशन पता करना है. ठीक है, तो एक कोई क्रॉस सेक्शन होगा या एक पॉइंट होगा जहां लोकेशन होगी जिस पर कि मुझे टेंशन पता करना है या कंप्रेशन पता करना है. तो मैं वहां के लिए डेफिनेशन दे रहा हूं. ठीक है, कि इस लोकेशन पर ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन है, ये इसको एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन सोचो कि दिस इज इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन. उसके लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग का एक पार्ट है जिसको मैं एल बोल रहा हूं, राइट साइड में स्ट्रिंग का एक पार्ट है जिसको मैं आर बोल रहा हूं. ठीक है, तो अब ये जो लेफ्ट साइड है, अगर मैंने सपोज इसको स्ट्रेच किया तो यहां पे क्या हो गया? टेंशन हो गई. जब मैंने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया लेफ्ट में और राइट में, तो यहां पे क्या हो गया? टेंशन क्रिएट हुई. ठीक है, अगर मैंने ये फोर्सेस रिवर्स वे में लगाए होते, सपोज स्ट्रिंग है, एक डोरी है, उस डोरी पर ऐसे फोर्स लगाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लूज हो जाएगी. ये जो डोरी है लूज हो जाएगी, उस फोर्स को बियर तो नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो वहां पर हम कंप्रेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे. जबकि ये अगर सॉलिड रॉड हो, रिजिड रॉड हो, तो क्या होगा? उसमें हम टेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं अवे स्ट्रेच करके एंड कंप्रेशन ऐसे दबा करके कंप्रेशन भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम दोनों साइड से इस तरह से दबा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा. थोड़ा सा देखो, टेंशन में मैंने क्या लिखा है? इट ट्राइज टू स्ट्रेच. ठीक है, इट ट्राइज टू स्ट्रेच, दैट मीन्स इट इंक्रीजेज द लेंथ. ट्राइज टू कंप्रेस, कंप्रेशन होगा तो वो कंप्रेस करेगा एंड इट ट्राइज टू डिक्रीज द लेंथ. अगर मैंने मान लो एक पार्ट लिया है कि स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट, तो उसको टेंशन क्या करेगा? उसको ऐसे इस तरह से अवे दोनों साइड में अवे पुल करेगा, तो उसकी लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी होगी. और स्ट्रिंग में ये कंप्रेशन तो हो नहीं सकता, तो रॉड हमें लेना पड़ेगा. तो रॉड में हम ये कंप्रेशन ले सकते हैं इस तरह से. ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने पहले ऊपर डायग्राम बनाया है, इसमें रॉड भी हो सकती है क्योंकि टेंशन दोनों चीज में होती है. टेंशन कैन अकर बोथ इन रॉड एंड दिस स्ट्रिंग. ठीक है, डोरी में भी हो सकती है, धागे में भी हो सकती है टेंशन, और रॉड में भी. जबकि कंप्रेशन किस में होगी? ओनली इन अ रिजिड रॉड. ठीक है, रिजिड रॉड हो या किसी भी तरह की चीज हो, उसमें अगर हम इस तरह से दबाएंगे दोनों तरफ से, उसकी लेंथ डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे, तो कंप्रेशन होता है. ठीक है, अच्छा, हम वापस आते हैं अपनी इस डेफिनेशन पर, एक बार और अच्छे से समझते हैं. ये मैंने जहां पर हमें टेंशन निकालना है वहां एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन खड़ा किया है. मैंने ब्रेक नहीं किया है इस स्ट्रिंग को. ठीक है, मैंने इसको बस इमेजिनरी एक मैंने लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करने के लिए. अभी सोचो मैंने लेफ्ट पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं और यहाँ पे राइट पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं. ठीक है, तो जो लेफ्ट पार्ट है, अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया होगा तो लेफ्ट पार्ट को राइट वाला पार्ट कुछ फोर्स लगाएगा. किधर लगाएगा? टूवर्ड्स इटसेल्फ. राइट वाला पार्ट ऑन लेफ्ट पार्ट किधर फोर्स लगाएगा? टूवर्ड्स इटसेल्फ लगाएगा, कुछ ऐसे करेगा. ठीक है, और पहले से एक्सटर्नल फोर्स इसको स्ट्रेच कर रहा है ऑलरेडी. ठीक है, तो ये तो मान लो कि ये मैंने पहले जो फोर्स लगाए थे उनको F लिख देता हूँ. ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है F, दोनों साइड से F लग रहा है. ठीक है, अच्छा, इस साइड पे मैंने F लगा दिया, इस वाले साइड पर मैंने यहाँ पर ऐसे F लगा दिया. ठीक, अच्छा, अब बताओ, ये मेरा लेफ्ट पार्ट पर ऑन लेफ्ट राइट वाले ने इस तरह से फोर्स लगाया. अब इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन होगा कि लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट पर अपनी तरफ पुल करेगा.
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, इस क्रॉस सेक्शन पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इस तरह से, जो ग्रीन कलर का मैंने एरो बनाया है, ठीक है, लेफ्ट पार्ट को राइट ने अपनी तरफ खींचा और राइट पार्ट को लेफ्ट ने अपनी तरफ खींचा। ठीक, ये पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हो गए। तो ये इस पॉइंट पर क्या हो गए, दीज आर टेंशन। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैं इन दोनों को ही टी सिंबल दे रहा हूं। ठीक है, तो किसी भी इस तरह से क्रॉस सेक्शन पर जो लेफ्ट और राइट पार्ट एक दूसरे के ऊपर एक्शन एंड रिएक्शन लगाते हैं, दैट इज टेंशन। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूं कि मैंने ये एक्चुअली ब्रेक नहीं किया है, मैंने बस सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, लेफ्ट पार्ट का अलग, राइट पार्ट का अलग, तो उन दोनों में एक दूसरे के जो फोर्स लगने थे वो यहाँ पर शो हो गए। जबकि जब मेरे स्ट्रिंग कंप्लीट थी, जब मैंने पूरी स्ट्रिंग को का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो उसमें ये इंटरनल फोर्सेज हो गए, तो इनको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, अच्छा, कंप्रेशन होता तो क्या होता, कंप्रेशन होता तो यही फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स कैसे हो जाते, ये अपोजिट हो जाते। ठीक है, ये हमारा पलट जाता फोर्स, ये फोर्स पलट जाता, तो ये ऐसा होता, ये ऐसा होता फोर्स। ठीक है, तो उस केस में बताओ क्या होता, इस केस में ये फोर्सेस कैसे होते हैं। मैं पहले पूछ रहा हूं कि बाय राइट पार्ट ऑन द लेफ्ट पार्ट, बाय राइट पार्ट ऑन लेफ्ट पार्ट क्या होगा, कंप्रेशन जब होगा तो तुम दबा रहे हो ना फोर्स, ये फोर्स ऐसा, अब इस लेफ्ट पार्ट पर राइट पार्ट ने ऐसा फोर्स लगा दिया। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट ने राइट पर ऐसा फोर्स लगा दिया, और तुम इंडिविजुअली अगर लेफ्ट और राइट पार्ट को देखो तो इनमें क्या हो रही है, टेंडेंसी दबने की टेंडेंसी हो रही है। ठीक है, दे आर गेटिंग कंप्रेस्ड। इसी तरह से यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, दोनों साइड से इसको लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, तो टेंशन क्लियर हो गया, कंप्रेशन क्लियर हो गया, मैंने दोनों के डायग्राम बना के दिखा दिया है, नीचे मैंने डेफिनेशन पढ़ दी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। व्हेन इज द टेंशन सेम इन द होल स्ट्रिंग। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जहां पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम है क्या हर जगह। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले मैं कंडीशन ए ले रहा हूं, व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टली टेबल पे रखी है या हॉरिजॉन्टली बंधी हुई है किसी नेल के थ्रू। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज इस तरह से मेरी ये स्ट्रिंग है। ठीक, इस स्ट्रिंग पर ये फोर्स लगा, इधर एक ये फोर्स लगा, ये हो गई स्ट्रेस्ड। इस स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, एक छोटा सा इसका पार्ट ले लिया, ये ठीक, एक छोटा सा पार्ट यहाँ से उठा करके मैंने अलग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। सपोज इस छोटे से पार्ट का जो मास है वो कितना है, m। ठीक, इस पर फोर्स क्या लगेगा, तो इस पर जो राइट वाला पार्ट है, इसको मैं राइट बोल देता हूं, इसको लेफ्ट बोल देता हूं, और ये हमारा सेंटर पार्ट है। तो सेंटर पार्ट पर राइट वाले ने क्या किया होगा, राइट वाले ने ऐसे अवे फोर्स लगाया होगा। ठीक है, इस टेंशन में क्या होता है, स्ट्रेच करते हैं, तो ये इस पर अवे फोर्स लगा। सपोज ये टेंशन T1 लगी, और लेफ्ट वाले पार्ट ने क्या लगाया, सपोज मैं इसको TR बोल देता हूँ। ठीक है, राइट वाले ने लगाया तो राइट हो गया, लेफ्ट वाले ने क्या होगा अपनी तरफ खींचा होगा, इसको मैंने TL बोल दिया। ठीक, इसका तुम न्यूटन सेकंड लॉ लगा करके इक्वेशन लिख दो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि तुम समेशन ऑल द फोर्सेस जो उस पर लग रहे हैं, तो यहाँ पे समेशन जो भी फोर्स लग रहे हैं इक्वल टू ma हो जाता है। ठीक, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, TR और TL। TR हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो TR माइनस TL, क्योंकि TL अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन आ गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे और कोई कॉन्टैक्ट फोर्स तो है नहीं, ग्रेविटी होगी, डाउनवर्ड होगी, बट हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। तो इज इक्वल्स टू, अच्छा, अब ये बॉडी जो है मास m, और इस बॉडी का अगर कोई एक्सेलरेशन है, अगर ये स्ट्रिंग एक्सेलरेट हो रही है तो ma। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि टेंशन इज सेम इन द होल स्ट्रिंग, तो TR और TL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तुम्हारा TR जो है इस पॉइंट पर जो है टेंशन है। ठीक है ना, यहाँ इस क्रॉस सेक्शन पर टेंशन है, और TR यहाँ पर क्रॉस सेक्शन है, TL इधर क्रॉस सेक्शन पर टेंशन है। ठीक है, तो इन दोनों दो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंशन है। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों सेम है, क्योंकि हम कंडीशन निकाल रहे हैं सेम होने के लिए। तो सेम में क्या हो जाएगा, TR इक्वल टू TL हो जाएगा, दैट मीन्स MA इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फॉर टेंशन टू बी सेम, फॉर T टू बी सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, TR शुड बी इक्वल टू TL। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, यानी कि m इंटू ए हो गया 0। अब m इंटू ए 0 कब होगा, सोचो, दिस विल बी 0 व्हेन आइदर
m इज 0 और a इज 0, ठीक है, आइदर m इज 0 और a इज 0। इसका क्या मतलब है, m 0 मास 0। ऐसा देखो तुम्हें लगेगा कि मास तो कभी 0 नहीं होगा, लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कोई भी एजम्पशन मेंशन नहीं है तो हम वहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज आइडियल स्ट्रिंग, ठीक है, और आइडियल स्ट्रिंग में हम उसको मासलेस एज्यूम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम उसको क्या लेंगे, मासलेस स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा मासलेस स्ट्रिंग का एजम्पशन प्रैक्टिकली ट्रू होगा। तो देखो प्रैक्टिकली जब वो स्ट्रिंग किसी ब्लॉक से कनेक्टेड है, वो ब्लॉक का कुछ मास है, तो उस मास के कंपैरिजन में अगर स्ट्रिंग का मास बहुत कम है तो हम उसको मासलेस एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एजम्पशन कि m इक्वल टू 0। तो जब भी m इक्वल टू 0 हो गया तो a 0 हो या ना हो, m 0 होते ही क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया 0, ठीक है। तो आइदर मासलेस स्ट्रिंग हो, ठीक है। कब मासलेस नहीं होगी, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा मास, कि तुमको ये एज्यूम करना है कि दिस स्ट्रिंग इज विद सम मास, इट इज नॉट मासलेस, ठीक है। अच्छा, अब a इक्वल टू 0 पर आते हैं। एक्सेलरेशन 0 कब होगा, तो यूजुअली एक्सेलरेशन जैसे कोई स्ट्रिंग स्टेशनरी है तो उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। अगर सपोज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ज्यादातर सिचुएशन क्या होती है, या तो स्टेशनरी होती है या एक्सेलरेटेड होती है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो ऐसा केस जनरली कम आता है, बट तुम्हारे माइंड में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुमको पता रहेगा कि एक्सेलरेशन 0 हमारा जब भी अगर हो जाए तो हमारा एक्सेलरेशन 0 होने के केस में मास को 0 होना जरूरी नहीं है, फिर भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और टेंशन विल रिमेन सेम, ठीक है। तो आइदर मासलेस हो तो फिर एक्सेलरेशन 0 होने की जरूरत नहीं है। इवन इन एक्सेलरेटेड स्ट्रिंग मासलेस होने पर उसमें टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन 0 हो तो विद मास भी होने पर स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा, टेंशन 0 नहीं, टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द केस फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, आइदर m0 और a0, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो हो जाए वर्टिकल स्ट्रिंग, ठीक है। वर्टिकल में क्या करना है, सपोज ये वर्टिकली स्ट्रिंग हमने ले लिया और हमने इसमें भी क्या किया, एक छोटा सा बीच में पार्ट ले लिया, ठीक। अब इस पार्ट को का हमने फ्री डेपोइड डायग्राम बनाया, ठीक। अच्छा, अब अगर सपोज ऊपर की तरफ जो ऊपर वाला पार्ट है वो टेंशन लगा रहा है T, टॉप लिख देते हैं, और T बॉटम लिख देते हैं, ठीक। और इसका अपना मास m है। अच्छा, अब ये अगर एक्सेलरेटेड है तो तुमको पता ही है कि एक्सेलरेटेड मोशन में तो टेंशन सेम नहीं होगा, ठीक है। अब अच्छा, उसमें तुम मास यहाँ पे भी देख लो जरा, इसकी इक्वेशन देखो, T बॉटम माइनस T टॉप इज इक्वल टू ma। बताओ ये मैंने सही लिखा है, T बॉटम माइनस T टॉप इज इक्वल टू ma। तुम कहोगे कि प्लस माइनस की गड़बड़ हो गई है, प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ दूसरी है। क्या गड़बड़ है, देखो मैं ऐसा तो कर ही सकता हूँ ना कि डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव ले लूँ, तो प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं है, मैंने टी भी पॉजिटिव ले लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये अगर डाउनवर्ड ले लिया है तो ऊपर वाला फिर निगेटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव डाउनवर्ड है तो ऊपर वाला निगेटिव, तो वो तो ठीक है। अच्छा, ma, तो m एक्सेलरेशन हम जो भी इसका डिफरेंस आएगा उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन मैंने एक यहाँ पर मिस्टेक क्या करी है कि मैंने सारे फोर्सेस काउंट नहीं करे, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से बेसिक पर जाते हैं। हम लोगों ने जब FBD के रूल्स पढ़े थे वहाँ पर कौन कौन से टाइप के फोर्सेस थे। कैटेगरी 1 थी कॉन्टैक्ट, कैटेगरी 2 था नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए क्या करना था, इसकी परिक्रमा करनी थी। यहाँ परिक्रमा करी तो तुम्हें कौन कौन मिला, यहाँ पर तुमको ऊपर वाला पार्ट मिला, ये टॉप वाला पार्ट मिला जो कि इसके कांटेक्ट में है, टॉप वाले ने टी लगा दिया, और नीचे बॉटम वाला पार्ट मिला जिसने कि टी बी लगा दिया। चलो कांटेक्ट फोर्स तो लगा दिया हमने सारे, कोई नहीं मिस हुआ है। तो फिर कौन मिस हुआ, तो फिर नॉन कांटेक्ट में कोई मिस हुआ। सोचो नॉन कांटेक्ट में कौन कौन से फोर्स लगते हैं, ग्रेविटी हमने लगाई नहीं लगाई, m मास है तो उसका मास लगना चाहिए, ठीक है। तो हमने उस पर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एक फोर्स लगा दिया, कितना, उसके वेट के इक्वल mg, और इसको मुझे कहाँ लेना पड़ेगा, tb वाला जो साइन है उसके साथ लेना पड़ेगा। तो tb प्लस mg ये लेना था मुझे पॉजिटिव, माइनस टी टॉप इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन हटा देते हैं। मैं ये तुम लोगों को पॉइंट हाईलाइट करने के लिए इस तरह से पूछता हूँ, ठीक है, कि एक बार मैंने उसको गलत लिख दिया और फिर अगली बार मैं उसको तुमसे पूछ करके करेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि मैं तुम्हारे माइंड को उस पर फोकस कर पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट,
अब इसमें हम इक्वेशन देखते हैं कि कब टी बी एंड टी टी इक्वल होगा। इफ टेंशन इज कांस्टेंट, टी इज सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, टी बी और टी टी तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो एम जी इज इक्वल्स टू एम ए आया, एम जी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 आया, ठीक है। तो आइदर क्या होना चाहिए, या तो मासलेस हो जाए, या तो मासलेस हो जाए, और क्या हो जाए, और g इज इक्वल्स, और एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू g। एक्सेलरेशन g के इक्वल का क्या मतलब है, इसका मतलब फ्री फॉल, ठीक है। दिस इंप्लाइज फ्री फॉल, ठीक है। तो फ्री फॉल हो या मासलेस हो, ठीक, तब हमारा क्या होगा, टेंशन सेम रहेगा। आइदर मासलेस स्ट्रिंग हो, मासलेस हो तो फिर फ्री फॉल की जरूरत नहीं है, मासलेस हो तो फिर तो वो एक्सेलरेटेड हो, नॉन एक्सेलरेटेड हो, कुछ भी हो, एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो, नहीं हो जी के इक्वल, बट मासलेस होना सफिशिएंट है टेंशन को सेम होने के लिए, ठीक है। तो टेंशन इज सेम इफ दिस, ये नोट कर लो, टेंशन इज सेम इफ आइदर मासलेस और फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल वाला केस भी हो सकता है बट यूजुअली नहीं होता है, ठीक है। तो मासलेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो हमारा दोनों केस में, हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, दोनों केस में मासलेस स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग अगर है, और ये मेंशन नहीं भी है, अगर कुछ भी उसके मास के बारे में मेंशन नहीं है तो हमें आइडियल स्ट्रिंग लेना है, तो हमें स्ट्रिंग में टेंशन सेम लेना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में टेंशन सेम ले लिया जाता है। अच्छा, हम पुली की बात करते हैं। अब ये पुली क्या होती है, ये डायग्राम देखो, यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, तो दिस इज पुली, और पुली एक इस तरह का सिलेंड्रिकल ये इक्विपमेंट है जिसमें कि यहाँ पे बीच में तो कोई ग्रूव बने हुए हैं, ठीक है। दिस इज द ग्रूव, इस ग्रूव में स्ट्रिंग उसमें फिट हो जाती है, और उसके बाद ये अब ये हमारा लेफ्ट वाला डायग्राम देखो इसको, ठीक है। इसमें बीच में ये एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करने के लिए फ्री है, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। इन दिस डायग्राम ऑल्सो दिस इज फ्री टू रोटेट, दिस इज द एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सेल लिखा हुआ है, दिस एक्सेल इज फिक्स्ड बाय दिस फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। ऊपर सपोर्ट होगा, वहाँ से ये फिक्स होगा, जैसा कि इसमें दिख रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में भी हमें दिख रहा है कि ऊपर से ये फिक्स्ड सपोर्ट है, ठीक। अच्छा, अब हमारा जब पुली हमारी रोटेट होगी, क्यों रोटेट होगी, क्योंकि उसके ऊपर से स्ट्रिंग पास हो रही है, ठीक है। स्ट्रिंग कब इसको रोटेट करा सकती है, कब रोटेट नहीं करा सकती है, तो जब स्ट्रिंग और इस पुली के बीच में फ्रिक्शन होगा तब ये पुली रोटेट करेगी, बिकॉज पुली को रोटेट कराने के लिए हमें टॉर्क चाहिए, ठीक है। और टॉर्क कैसे मिलेगा, टॉर्क ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है इनके डिफरेंस से मिलता है टॉर्क, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इक्वेशन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम आगे चल के रोटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसलिए हो सकता है कि अभी अच्छे से बात समझ में ना आए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज टॉ, इसको बोलते हैं दिस इज टॉर्क, ठीक है, टॉ बोलते हैं इसको सिंबल को, एंड इसकी वैल्यू मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं लिख रहा हूँ T1 माइनस T2 इंटू रेडियस ऑफ द पुली, एंड फर्दर दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एल्फा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अभी जानने की जरूरत नहीं है, मैं बस उसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ। इसको हम पुली को एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं, तो mr²/2 इंटू एल्फा हो गया। एल्फा क्या है, एल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, जो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ रखा है, ठीक। तो एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा हो गया, जो कि इसकी ओमेगा, ये जो ओमेगा से रोटेट करेगा उसका रेट ऑफ चेंज होगा एल्फा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस पुली के लेफ्ट एंड राइट में जो स्ट्रिंग का पार्ट है, देख रहे हो, ये हमारी पूरी स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग, ठीक है। ये इसके ऊपर से होकर के और इधर आ रही है, तो इस स्ट्रिंग का लेफ्ट और राइट पोर्शन में जो टेंशन है ये कब इक्वल होंगे, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में इक्वल हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेफ्ट साइड 0 कब होगी, जब राइट साइड भी 0 होना चाहिए, तभी ये इक्वलिटी मेंटेन होगी। अब राइट साइड में कौन 0 हो सकता है, रेडियस तो नहीं हो सकती 0, ठीक है, बिकॉज दिस इज पुली, तो इसमें कुछ रेडियस होगी। इसका मास 0, प्रैक्टिकली तो मासलेस नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम आइडियल पुली में एज्यूम करते हैं कि इट इज मासलेस। तो ये प्रैक्टिकली हम कब ऐसा कर सकते हैं, जब मास ऑफ द पुली इज वेरी वेरी स्मॉल, लाइट पुली हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि ये हमारा T1 इक्वल टू T2 कब हो सकता है, जब राइट साइड 0, राइट साइड कब 0 हो सकता है, दो तरह से हो सकता है, आइदर मास इज 0 और एल्फा इज 0, ठीक है।
अल्फा क्या है? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसका मतलब कि अगर ये रोटेट नहीं हो रही हो, ठीक है, या तो मासलेस हो, तो मासलेस में टेंशन बोथ साइड की सेम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मासलेस नहीं हो तो फिर अल्फा जीरो कब होगा? अल्फा तब जीरो होगा जब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं हो, ठीक है। ये जो स्लिपिंग वाली सरफेस होगी, यहाँ पे देखो मैंने ये जो ग्रूव दिखाया था अभी, इस ग्रूव पे देखो, तो यहाँ जो ग्रूव में जो सरफेस है वो सरफेस हमारी फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। स्ट्रिंग एंड इस ग्रूव की सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये जो स्ट्रिंग है दैट विल स्लिप ओवर दिस ग्रूव, ठीक है। तो इस केस में परफेक्ट स्लिपिंग हो जाएगी, देयर इज नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं है तो फिर रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो या तो मासलेस हो जाए या फिर स्लिपिंग विदाउट फ्रिक्शन हो जाए, ठीक है, स्मूथ हो जाए, ठीक है। नो फ्रिक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, नो फ्रिक्शन। तो इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, नो फ्रिक्शन और मासलेस, तो उस केस में ये टेंशन जो T1 और T2 होंगे ये इक्वल होंगे। हाँ, तो हम आइडियल स्ट्रिंग जब लेते हैं, आइडियल स्ट्रिंग देखो जब न्यूमेरिकल लिखा होगा तो वहाँ पे या तो आइडियल स्ट्रिंग मेंशन होगा या नहीं होगा मेंशन, हम दोनों केस में आइडियल ही लेंगे, ठीक है। तो आइडियल स्ट्रिंग में हमारा एजम्पशन रहता है कि स्ट्रिंग इज मासलेस। एक और एजम्पशन होता है मासलेस, तो क्यों समझ में आ गया होगा कि मासलेस होने से क्या होगा? टेंशन सेम हो जाएगा, ठीक है। टेंशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या है? इनएक्सटेंसिबल, ये दूसरा एजम्पशन है। इनएक्सटेंसिबल इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेच नहीं हो सकती। अगर स्ट्रिंग की लेंथ 5 मीटर है तो हम इस पर कितना भी टेंशन लगा दें तो इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। अप टू अ लिमिट, जिस लिमिट तक ये एक्सटेंशन नहीं होगा उस लिमिट के बाद तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ना कोई तो एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है किसी भी स्ट्रिंग की कि उस मैक्सिमम टेंशन से ज़्यादा वो बियर नहीं कर सकती, फिर ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर विद इन दैट ब्रेकिंग अगर लिमिटेशन हम फोर्स लगाते हैं, टेंशन लगाते हैं, तो फिर इसमें एक्सटेंशन नहीं होगा। ऐसी भी कोई प्रैक्टिकली स्ट्रिंग नहीं होती है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है, लेकिन अगर वो एक्सटेंशन निग्लिजिबली स्मॉल हो, सपोज 5 मीटर की लेंथ में 1 mm का एक्सटेंशन आ जाए तो हम उसको इनएक्सटेंसिबल ही एज्यूम करेंगे। अच्छा, ये इनएक्सटेंसिबल एज्यूम करने से फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर सपोज एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को हमने एक स्ट्रिंग लगा करके एक पुल किया, ठीक है। तुम यहाँ पर इसको इस पॉइंट पर पुल कर रहे हो, यहाँ अगर सपोज तुमने पुल करके इसको x सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो मैंने रेड कलर से दिखाया है वो पॉइंट x सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में बढ़ गया, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर ये एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती, सपोज इसमें 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन आ जाता, तो वो x माइनस 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ता ब्लॉक, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो स्ट्रिंग ही एक्सटेंड हो गई, तो ब्लॉक केवल x माइनस 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। लेकिन अगर इनएक्सटेंसिबल होगी तो ब्लॉक भी एग्जैक्टली x सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा। तो अगर दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, ब्लॉक का और स्ट्रिंग में जिस पॉइंट को तुमने पकड़ा है, ठीक है, इसको मैं पॉइंट जस्ट लिख दे रहा हूँ, पॉइंट, ठीक है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी भी सेम होगी, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी में हो सकता है कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में ऐसा कर दूं कि यहाँ पे एक पुली लगा के स्ट्रिंग को ऐसा कर दिया और मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ अगर आ जाए, तो उस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तब जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम हो जाएगा, और फिर वेलोसिटी अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इनएक्सटेंसिबल हम एज्यूम करेंगे और ये मानेंगे कि हमारा कोई भी दो ब्लॉक अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं या किसी पॉइंट पर हम पुल कर रहे हैं तो उनका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजम्पशन ऑफ आइडियल पुली। तो अभी हमने देखा था आइडियल पुली में क्या एजम्पशन थे? नंबर 1 मासलेस, नंबर 2 फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस में दो जगह पे फ्रिक्शन हमें देखना है। एक है जो ग्रूव था जिस पर जो स्ट्रिंग होगी वो स्लिप करेगी, वो फ्रिक्शनलेस हो, तो वहां तो वो फ्रिक्शनलेस हो या मासलेस हो, एक ही बात है, ठीक है। वो मासलेस या फ्रिक्शनलेस में से एक काम हो जाए तो हमारा टेंशन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रिंग में सेम हो जाएगा। तीसरा चीज जो एक्सेल है जिसके अबाउट वो मूव करेगी,
तो उस एक्सिल के अबाउट मोशन जो होगा वो भी फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। अगर वहाँ फ्रिक्शन हो गया तो फिर दोनों साइड में टेंशन सेम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द एजम्पशन ऑफ आइडियल पुली। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अगर हमारा ये एजम्पशन हो जाए ट्रू तो बोथ साइड में बहुत ईजी हो जाता है कि हम दोनों साइड में सेम टेंशन लिख देते हैं। अब मेरा अगला लेक्चर जब होगा तो उसमें हम लोग टेंशन एंड पुली वाले क्वेश्चंस करेंगे। पुली के बहुत सारे हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। वहाँ पर हम ये एज्यूम करेंगे कि पुली इज आइडियल एंड स्ट्रिंग इज आइडियल। अच्छा, ये कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिससे कि पता लगेगा कि तुमको टेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, और क्लियर नहीं हुआ होगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज मैंने एक पहला पार्ट ए करते हैं, इसमें तुम्हें क्या करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा मैंने एज्यूम किया है कि जो स्ट्रिंग है दैट इज मासलेस। तो अब देखो ज़रा, मुझे एक सिचुएशन क्या है, दिस इज ब्लॉक एम, दिस हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, और इस स्ट्रिंग के राइट एंड पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ। पूछा गया है कि इसमें तुम्हारी इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। तो पहले तो ये देखो कि टेंशन तो सेम होगा हर जगह पे, बिकॉज स्ट्रिंग मासलेस है। ठीक, तो मैं कहीं पर भी टेंशन ले लूँ सेम हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिंग का पार्ट लेता हूँ। कहाँ पर, राइट एंड पर। राइट एंड पर मेरा फोर्स एफ लग रहा है टूवर्ड्स राइट, और इस स्ट्रिंग के ये जो हमने पार्ट लिया है उसका ये वाला जो एंड होगा, ये वाला जो एंड है, वहां पे क्या होगा, उसके लेफ्ट साइड की जो स्ट्रिंग होगी, उसके लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग होगी वो लेफ्ट साइड में टेंशन फोर्स लगा रही होगी। जो भी वो फोर्स लगा रही होगी वो बाय डेफिनेशन टेंशन हो जाएगा। टेंशन की डेफिनेशन यही तो होती है कि किसी भी हम क्रॉस सेक्शन पे देखें तो वहां पे जो एक्शन एंड रिएक्शन लग रहा है, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड का पार्ट राइट साइड वाले जो छोटा सा हमने ब्लू कलर का सेक्शन लिया है उस पर कितना फोर्स लगा रहा है ये जानना चाहते हैं। तो ये जो फोर्स होगा बाय डेफिनेशन दिस विल बी टी। ठीक है, अच्छा अब ये टी की वैल्यू हमें चाहिए। टी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहां पर तुम लिख दो न्यूटन सेकंड लॉ, यानी एफ माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। ये मैंने क्या किया, इस बॉडी को, ये छोटा सा जो टुकड़ा लिया है राइट एंड पर, जो छोटा सा पीस लिया है, इस पार्ट को मैंने अपना सिस्टम ले लिया। सिस्टम ले लिया, उस पर फोर्सेस दिखा दिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाएं, वर्टिकल की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं। और ये स्ट्रिंग का जो भी एक्सेलरेशन होगा, कुछ तो होगा एक्सेलरेशन, लेकिन मास जीरो है। ठीक है, मासलेस है तो उसके छोटे से टुकड़े का भी मास जीरो होगा। तो ये हो गया जीरो, यानी कि टी क्या आ गया, टी इज इक्वल्स टू एफ आ गया। ठीक है, तो और ये मासलेस है तो हर जगह पर इसका स्ट्रिंग का टेंशन सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस में टेंशन आ गया, कितना आ गया, एफ के इक्वल आ गया। अच्छा, दूसरे केस में यहाँ तो ये ब्लॉक हमारा एक्सेलरेट कर रहा होगा, लेकिन अब अगले वाला केस देखते हैं। इस अगले वाले केस में क्या है, ये एक वॉल है। ये जो जब भी ये मिरर की तरह से हम वो बना देते हैं ना, ये इस तरह से जब लाइन ड्रॉ करके, तो ये होता है फिक्स्ड सरफेस, ये मूव नहीं कर सकती, ये वॉल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हुक बना दिया, उस हुक में इस स्ट्रिंग को मैंने कर दिया है, यहाँ पे बांध दिया है, और उसके राइट एंड पे फोर्स लगा रहा है। वॉल से बंधा हुआ है तो ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे मासलेस एज्यूम करना जरूरी नहीं है। मासलेस हो तो हम श्योर हैं कि इसमें टेंशन हर जगह सेम होगा, बट मासलेस ना भी हो तो भी हम श्योर हैं, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन सेम हो जाएगा। ठीक है, अगेन में क्या करना है, एक छोटा सा राइट एंड पर मैं पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये पार्ट ले लिया, उस पार्ट पर उसकी जो लेफ्ट वाला जो स्ट्रिंग का पार्ट है वो कितना फोर्स लगा रहा होगा, जो भी फोर्स लगा रहा होगा उसको टेंशन कह देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ टेंशन। और राइट साइड में एफ लग रहा है, और एफ माइनस टी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए जीरो है। मास जीरो हुआ तो जीरो इंटू जीरो, मास जीरो नहीं है तो एम इंटू जीरो, बोथ आर इन बोथ केस इट इज जीरो। तो टेंशन क्या आ गया, टेंशन इज इक्वल्स टू एफ आ गया। ठीक, तो यहाँ पर भी टेंशन इज इक्वल्स टू एफ हो गया। अच्छा, अब ये जरा एक पार्ट और करते हैं। इसी में अगर मैं ऊपर वाला जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में मैं कुछ तुम्हें, अब स्ट्रिंग मासलेस नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग का कुछ मास दे देता हूँ इसमें। ठीक है, सपोज ब्लॉक का मास तो स्मॉल एम है, और जो स्ट्रिंग है उसका पर यूनिट लेंथ मास लैम्डा है। लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इस राइट एंड से एक्स डिस्टेंस पर टेंशन क्या है। ठीक है, राइट एंड से एक्स डिस्टेंस पे कितना टेंशन है, कैसे निकलेगा। तो देखो क्या करें हम, ये पूरी लेंथ है, तुम्हें पूरी लेंथ भी दे रखी है क्वेश्चन में, इस स्ट्रिंग की लेंथ एल दे रखी है,
और मास m दे रखा है। तो पहले तो ये बताओ कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, एज्यूमिंग कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, मास टोटल कितना है, एक तो स्मॉल m है प्लस स्ट्रिंग का मास है। स्ट्रिंग का मास कितना हो जाएगा, लेंथ l से मल्टीप्लाई कर लें लैम्डा में तो मास ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगा। तो मास ऑफ द स्ट्रिंग हम यहाँ से रख लेंगे। एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करें, अब हम अपना सिस्टम जरा चेंज करते हैं। मुझे x डिस्टेंस के बाद जहाँ पर पॉइंट है वहाँ से मैं ये जो मैंने बॉक्स में बनाया इतना मैंने सिस्टम लिया। ठीक है, m एंड दिस स्ट्रिंग, कितनी लेंथ की स्ट्रिंग रह गई है, ये रह गई l माइनस एक्स लेंथ की स्ट्रिंग। तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा लैम्डा टाइम्स l माइनस एक्स। ठीक है, और इसका मास कितना है, m है। ठीक, अच्छा अब ये जो इतना पार्ट है इसको कौन एक्सेलरेट करा रहा है, इनको यहाँ जहां पर मैंने ये कट की है स्ट्रिंग x लेंथ पर, वहां पर जो टेंशन होगी वही तो इसको एक्सेलरेट कराएगी। कितने एक्सेलरेशन से करा रही है, ये एक्सेलरेशन है। ठीक, तो अब मैं इस यहाँ पे क्या लिखूं, अच्छा इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर तुम बनाओ तो ये तो पता लगेगा ना कि इस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस टेंशन के अलावा कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कांटेक्ट में कोई फोर्स है, कांटेक्ट में इस पूरे सिस्टम को, जिसको मैंने ये पिंक कलर की लाइन से सर्किल किया है, उस सिस्टम को कांटेक्ट में कौन है, एक तो ये ग्राउंड था कांटेक्ट में, और एक यहाँ पर जो है कांटेक्ट है जो राइट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है। ग्राउंड से उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगना नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन हमने जीरो लिया है। जो भी फोर्स लगना है कांटेक्ट वो ये टेंशन ही होगा। तो अब यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, T इज इक्वल्स टू m इंटू ए। m कौन सा, तो m एक तो ब्लॉक का और सिस्टम में कौन है, स्ट्रिंग है। कितनी लंबी स्ट्रिंग है, लैम्डा इंटू l माइनस एक्स, ये इतना स्ट्रिंग का मास हो गया, इंटू एक्सेलरेशन, ये टेंशन हो गया। ठीक, तो टेंशन की वैल्यू m प्लस लैम्डा टाइम्स l माइनस एक्स, और a का वैल्यू हमने कहाँ से निकाला, ये देखो पहले से निकाल के रखा हुआ है a, इस a को यहाँ रख दिया, f अपॉन m प्लस ms। ms यहाँ से देख लो, पूरी लेंथ जो थी स्ट्रिंग की उसका मास तो लैम्डा इंटू एल। दिस इज द आंसर। ठीक, टेंशन एक बार फिर से जरा फॉलो करते हैं। क्या किया हमने टेंशन निकालने के लिए हमने दो काम करे। पहला काम किया कि हमने एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का निकाला। पहली बार हमने सिस्टम किसको चूज किया है, m प्लस एम एस, पूरा मास, ब्लॉक का भी और पूरे स्ट्रिंग का भी। तो और उस पर फोर्स कितना लग रहा था, F लग रहा था, क्योंकि जब हम पूरा सिस्टम लेंगे, ऐसे पूरा लेंगे, तो उसके बाहर कौन सा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये F एक्सटर्नल फोर्स है, दिस F इज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, तो हमने यहाँ पर F अपॉन m प्लस एम एस लिखा। ठीक है, इस वाली सिचुएशन में फिर हमने क्या किया, फिर हमने अपना वो सिस्टम लिया जिसको कि ये टेंशन हमारी पुल कर रही है, जिस पॉइंट पर हमें टेंशन लेना था। ठीक है, यहाँ पर टेंशन लेना था तो वो वाला टेंशन हमने रख लिया, तो उतने पार्ट का मास लिख लिया और उस पर T इज इक्वल्स टू ma लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक ये क्वेश्चन है, ये हमारा ये आज का क्वेश्चन है जो कि तुमको इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और नेक्स्ट जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन तुमसे पूछा था उसका सॉल्यूशन आज के क्लास के लेक्चर के एंड में है। ठीक, तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये टग ऑफ वॉर सब जानते हैं। तो इन दिस टग ऑफ वॉर इफ बोथ साइड्स आर पुलिंग द स्ट्रिंग विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैपिटल एफ। ठीक है, ये इसने भी कैपिटल एफ से फोर्स लगाया और इसने भी कैपिटल एफ से फोर्स लगाया। ठीक है, तो पूछा गया है कि इसमें स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा। ठीक है, व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो ऑप्शन है F, 2F, 0, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव का मतलब है कि तुमने निकाला कुछ और आंसर आया, इन तीनों में से नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा इन तीनों में से नहीं हो तो फिर वो आंसर बताना कि कौन सा आया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस तरह का मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टेंशन का हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ मैं ट्रेस कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग मेरी यहाँ से यहाँ गई, ये गई, ये गई, ये गई। ठीक है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो आइडियल केस में हम सब जगह पे टेंशन क्या ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं। ठीक, अच्छा अब ये स्ट्रिंग क्या है, ये तो एक दूसरी स्ट्रिंग है, तो इसका टेंशन मुझे डिफरेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं T डैश बोल देता हूँ। और कोई स्ट्रिंग दिख रही है, एक स्ट्रिंग यहाँ पर है जो इसको सपोर्ट कर रही है पुली को, सपोज यहाँ पे टेंशन है, T डबल डैश बोल देते हैं। ठीक है, एक एजम्पशन लेते हैं, ऑल द पुलीज आर मासलेस। ठीक है, पुली का जो मास है, पुलीज मास इज 0,
बोथ ऑफ द पुलीज। ठीक है, इन दैट केस हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं इस पुली P1 और इस पुली P2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सपोज P1 का, ठीक है, P1 में ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स जा रहे हैं, तो ये एक T जा रहा है और एक ये T जा रहा है, और नीचे क्या है, नीचे T डैश है। ठीक है, अब ये पुली तो मास हमने 0 ले लिया, अब मान लो ऊपर की तरफ 2T फोर्स दिख रहा है, नीचे की तरफ T डैश दिख रहा है, इक्वल टू मास ऑफ द पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, बट मास इज 0, यानी कि T डैश की वैल्यू क्या मिल गई, 2T मिल गई। ठीक है, तो मासलेस के केस में ये भी हो जाता है कि तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ये T डैश को क्या लिख सकते हो, 2T लिख सकते हो। ठीक, तो एक ये सिचुएशन हो गई। अच्छा, अब T डबल डैश को सोच सकते हो, T डबल डैश क्या होगा, बोलो, T डबल डैश, यहां पर ये जो T डबल डैश है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, P2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। P2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, P2 पे ऊपर की तरफ T डबल डैश, नीचे की तरफ T, और ये नीचे की तरफ T। अच्छा, ये जो ब्लॉक है, सपोज इसका मास कैपिटल M हो, इस कैपिटल M का mg हमारा इस सेकंड पुली P2 पर दिखेगा क्या, नीचे की तरफ मुझे M कैपिटल mg दिखाना चाहिए, नो, कैपिटल mg तो किस पे लग रहा है, अर्थ लगा रही है ब्लॉक पर लगा रही है, ना कि P2 पुली पर। ठीक, तो मैंने तुम लोगों को जब FBD के रूल बताए थे तो वहां पे लिखा था 4th पॉइंट, अगर याद हो कि कौन से फोर्स शो नहीं करने हैं, डू नॉट शो, उसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट था कि यू शुड नॉट शो द फोर्स विच आर नॉट डायरेक्टली बीइंग अप्लाइड ऑन योर सिस्टम। तो पुली P2 के सिस्टम में इस पर लगने वाला ये जो M कैपिटल M जो हमारा ब्लॉक है उसका वेट नहीं शो होगा। ठीक है, तो वो फोर्स यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर अब तुम इनको इक्वल कर दो, या हम इक्वेशन लिख लेते हैं, सेकंड इक्वेशन, T डबल डैश माइनस डाउन वाले 2T फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, पुली इज मासलेस, तो यहाँ से T डबल डैश क्या मिल गया, 2T मिल गया। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई। तो इस तरह से तुम डायरेक्ट यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हें ये सब इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे सीधे यहाँ पे 2T लिख दोगे। तुमने यहाँ पर T एज्यूम किया, ये T एज्यूम किया, ये T एज्यूम किया, बिकॉज ऑल ऑफ द स्ट्रिंग वाज सेम, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखा तो ये 2T लिख दिया डायरेक्ट, यहाँ पे देखा तो इसको लिख दिया 2T डायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ तुम पुली एंड स्ट्रिंग के क्वेश्चंस में ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जिनको कि तुम्हें याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स किस तरह का होता है, तो स्प्रिंग की एक खास बात होती है, सपोज ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को जब तुम पुल करोगे फोर्स F लगा के, तो ये जितना इसकी लेंथ में एक्सटेंशन आएगा, सपोज इसकी ये लेंथ थी L0, अब इसको मैंने खींच दिया तो इसमें कुछ एक्सटेंशन आ गया, अब इसकी लेंथ L0 प्लस x हो गई। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन है, x अमाउंट का एक्सटेंशन आया है, इसके कंपैरिजन में ये दिस इज x। ठीक है, पहले जो इतनी लेंथ थी उससे x का चेंज आ गया। तो ये जो फोर्स इस पर अप्लाइड है, ये फोर्स या जो हमारे स्प्रिंग में जो उसके अपोजिट फोर्स डेवलप होगा, स्प्रिंग कुछ पुल करेगी, जो ये एक्सटर्नल एजेंट है उसको बैकवर्ड पुल करेगी, दैट रिस्टोरिंग फोर्स, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। स्प्रिंग अपनी पोजीशन को वापस रिस्टोर करना चाहता है, तो दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी में एक कांस्टेंट लगा देते हैं, और अगर फोर्स वेक्टर है और एक्स वेक्टर है तो फिर एक यहाँ पे माइनस साइन भी लग जाता है। क्यों, क्योंकि एक्स अगर तुम्हारा राइट वर्ड है तो फोर्स लेफ्ट वर्ड लगेगा, एक्स और एफ में अपोजिट डायरेक्शन का रिलेशन होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग फोर्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां तक समझ में आया? अभी हमें इतना ही जरूरत है, बाकी हम जब वर्क पावर एनर्जी करेंगे तब हमें इसका वर्क डन भी निकालना होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स में दो बातें हैं। पहली चीज, अमाउंट इसका मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होता है, एफ का, प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू द एक्सटेंशन। ठीक, अच्छा ये तो मैंने एक्सटेंशन की बात करी, अगर मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया होता तो क्या होता, ये स्प्रिंग थी, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया। ठीक, और कंप्रेस करके ये क्या हो गया, ऐसे पास पास हो गई। अब इसकी लेंथ में जो चेंज आया वो सपोज x का आया चेंज, तो यहाँ पर जो फोर्स ये रिस्टोर करने के लिए किधर फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग लगाएगी इधर, यानी कि तुमने डिस्प्लेसमेंट किया था इधर तो फोर्स लगा उसके अपोजिट, तो अगेन F इज इक्वल टू माइनस के एक्स यहाँ पर भी होता है। कंप्रेशन कर रहे हो या एक्सटेंशन कर रहे हो, दोनों केस में F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, और केवल मैग्नीट्यूड लिखना है तो ओनली के एक्स लिख दो।
डायरेक्शन तुम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग एरो बना के दिखा दो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे हैं। हमने क्या क्या कर लिया है, हमने टेंशन एंड कंप्रेशन किया एंड स्प्रिंग फोर्स किया। अब आ जाओ ग्रेविटेशनल फोर्स पर। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबको पता है, F इक्वल टू क्या लिखना होता है, F इक्वल टू mg होता है। ठीक है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन वी आर वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, जी हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लिखते हो, तो ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारी अर्थ सरफेस पर ही है। अच्छा, अर्थ सरफेस पर भी अगर हम बहुत माइन्यूट टू चेंज वेरिएशन के लिए अगर सेंसिटिव रहें, यानी बहुत एक्यूरेट वैल्यू रखना चाहें, तो हमें देखना पड़ेगा कि अर्थ के इक्वेटर पर अलग वैल्यू होती है, अर्थ के पोल पर जाते हैं तो कुछ अलग हो जाती है, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन हो जाता है। तो अर्थ सरफेस के आसपास में एक एवरेज वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे अर्थ सरफेस से सपोज 2000 किलोमीटर ऊपर जाना है, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, उसके सामने 2000 इज नॉट नेग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है, तो जब ऐसे डिस्टेंसेस पर तुम्हें कहीं जाना है तो वहां पर जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, और ये डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में। ठीक है, तो अभी हम लोग लॉज ऑफ मोशन में यूजुअली ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए F इक्वल टू mg रखते हैं, बट अगर कहीं पर आ जाए कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाना है तो F इक्वल टू जो हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है क्लास 9th में, G m1m2 अपॉन r स्क्वायर, इसका फिर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और इसमें इसी तरह से जैसे ही हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा कैपिटल G m1m2 अपॉन r स्क्वायर, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में जो चार्ज Q1 एंड Q2 हैं, तो उनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1/4πε0 कुछ उसी तरह का कांस्टेंट है जैसे कैपिटल G था। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 की, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक, सब ऐसा यूनिट में है, चार्ज क्यूलम में है, डिस्टेंस आर, डिस्टेंस चार्जेस के बीच का आर जो है वो मीटर में है, एंड फोर्स न्यूटन में है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बी प्रेजेंट है, वहाँ पे एक चार्ज क्यू है जो कि वी स्पीड से चल रहा है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस केस में फोर्स जो होता है वो क्यू वी क्रॉस बी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट तुमको वेक्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, बाकी डिटेल 12th में पढ़ोगे। अभी इस चैप्टर में ये फोर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनका यूज नहीं होगा, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड नहीं है तुमसे कि तुम ये 11th क्लास में पढ़े हो। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था और उसका मैंने बोला था कि आंसर मैं आगे अगले क्लास में बताऊंगा। तो वो क्वेश्चन याद है तुम्हें? क्वेश्चन ये था कि एक बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट है, मैंने वो क्या एक कॉटन सीड लिया था। ठीक है, बहुत हल्का था, उसका मैंने फोटो भी दिखाया था। तो सपोज दिस इज दैट कॉटन सीड, और ये बहुत ही हल्का सा 1 ग्राम से भी इसका कम मास है। ठीक है, और इसको मैंने पुश किया 10 न्यूटन से, और मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होकर के हमें 10 न्यूटन का बैक पुश मिलेगा, एक रिवर्स रिएक्शन मिलेगी। और मैंने यहाँ पर पूछा था कि 10 न्यूटन जो फोर्स है वो तुम जरा फील करो। 10 न्यूटन क्या होता है, 1 kg मास तुमने हाथ पे रख रखा है। 1 kg सपोज तुमने मैंगो परचेज करे और वो तुमने हाथ से उसकी पॉलीथिन को हैंग किया हुआ है, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या उतना फोर्स वो लगा पाएगा? तो तुमने इमेजिन किया होगा, इमेजिनेशन से तो फील नहीं हो रहा भाई कि ये तो इतना हल्की सी चीज़ है, ये कोई फोर्स लगा सकती है उतना, तो ऐसा तो नहीं लग पा रहा है। अच्छा, एक चलो मैं इसका आंसर देने से पहले एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये मैंने पिछली बार भी लिया था कि एक वॉल है, वॉल को मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो उसने बैक मुझे 10 न्यूटन का रिएक्शन लगा दिया। ये तो बहुत अच्छे से फील हो जाएगा तुम्हें। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस वॉल की जगह पे मैं एक छोटी सी साइकिल लेता हूँ। बच्चे साइकिल चलाते हैं ना, 2-3 ईयर के जो बच्चे एज के बच्चे होते हैं, उनकी छोटी जो खिलौने वाली साइकिल होती है वो ले लो। उस साइकिल पर तुमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या वो साइकिल स्टेशनरी तो नहीं रहेगी, वो तो आगे बढ़ जाएगी। तो ये आगे एक्सेलरेट हो गई, तब भी ये तुम को 50 न्यूटन का बैक रिएक्शन लगाएगी कि नहीं लगाएगी? क्या यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होगा? तो अब देखो इन दोनों चीज़ों का आंसर क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि ये हमने 50 न्यूटन फोर्स लगाया और इसका मास 1 kg है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया तो आया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन क्या इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज होगी? यस, का इस साइकिल की वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो अब हम जो पर्सन उस पर लगा रहा है फोर्स, क्या उसके साथ दौड़ सकता है? अगर दौड़ सकता है इस एक्सेलरेशन के साथ,
तो यस ही कैन मेंटेन दिस 50 न्यूटन फोर्स कंटिन्यूअसली ओवर दिस साइकिल। अदरवाइज क्या होगा, उसने फोर्स लगाया और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो तुमसे आगे निकल गई, तुम्हारे हाथ से कांटेक्ट लूज हो गया, और कांटेक्ट लूज होते ही वो 50 न्यूटन तो तुम्हें क्या कोई फोर्स ही नहीं, ना तुम लगा पाओगे साइकिल पे, ना वो तुम पे लगा पाएगी। तो तुम 50 न्यूटन तक पहुंचे ही नहीं, तुमने फोर्स लगाया तो वो तुरंत मूव कर गई और कांटेक्ट लूज हो गया, तो 50 न्यूटन तुम्हें फील ही नहीं हुआ। सेम केस यहाँ पर कि 10 न्यूटन तुमने फोर्स लगाया, वो तुरंत आगे बढ़ गया और तुम्हारे हाथ से उसका कांटेक्ट लूज हो गया। ठीक है, तो उस केस में वो तुम 10 न्यूटन नहीं लगा पाए। क्वेश्चन ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट तुम पे 10 न्यूटन रिएक्शन नहीं लगा पाया, क्वेश्चन ये कि क्या तुम लगा पाए, तुमको ही 10 न्यूटन लगाने का मौका मिला। अगर तुमको 1 सेकेंड भी कंटिन्यूसली इस पे 10 न्यूटन लगाने का अगर मौका मिल जाए, और इस पे सोचो एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर 1 ग्राम हम एज्यूम करें इसका मास 1 ग्राम ले लो, फोर्स हमने 10 न्यूटन लगाया, तो इसका एक्सेलरेशन आ रहा है 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या तुम 1 सेकेंड के लिए भी उसके साथ इतना तेज दौड़ सकते हो इस एक्सेलरेशन के साथ? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए तुम 10 न्यूटन का रिएक्शन फील नहीं कर पा रहे, बिकॉज तुम उस पर 10 न्यूटन सस्टेन वे में 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा पा रहे। प्रैक्टिकली जब हम सोच रहे हैं तो हमें ये फील ही नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम न्यूटन्स थर्ड लॉ में नहीं है। अगर तुम किसी तरह से इस पर 10 न्यूटन कंटिन्यूस लगा सको तो यस वो तुमको 10 न्यूटन का रिएक्शन देगी। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ फेल नहीं हुआ है। ठीक, तो मेरा ये कहना है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ तुम्हारा मैकेनिक्स में हर जगह पे ट्रू होगा। ठीक है, कहीं कहीं उसका एक्सेप्शन होता है, वो आगे बताया जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स में कभी कभी एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, तो वो अभी हम लोग का डिस्कशन करने का टाइम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक तो हमें पुली एंड स्ट्रिंग के क्वेश्चंस करने हैं, और लॉज ऑफ मोशन के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, तो चलो अभी क्लास ओवर करते हैं, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड राइट द कमेंट्स।